नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट को अपने हाथ से लिखकर नोट्स तैयार किया गया है और वो भी वन लाइनर के रूप में। आज लुसेंट का यह छठा दिन है। इसमें हम लोग आज देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। आज का पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और राजधानी कहाँ थी मगध की? तो राजगृह थी। हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा तो बिंबिसार हो जाएगा। और गद्दी पर बिंबिसार ने कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार किस धर्म यहाँ होना चाहिए, किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म। वह प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, तो वह कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिला लिया था? तो ब्रह्मदत्त को। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। आगे है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजगृह में बनाया था। और बिंबिसार कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 52 वर्ष तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भेजा था। आगे हो जाएगा प्रश्न, कहाँ के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था? तो अवंती के राजा था। कहाँ के? अवंती के। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार के क्रम में किस किस से शादी किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया था, तथा वैशाली की चेटक की पुत्री चेलेना से किया था, और पंजाब राज्य के राजकुमारी क्षेमा से किया था। आगे है, बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो उसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 493 ईसा पूर्व में। और इसने कितने समय तक शासन किया है? तो 32 साल तक शासन किया है। अजातशत्रु का उपनाम पूछा जाएगा तो कुणिक हो जाएगा, कुणिक। और अजातशत्रु जो था जैन धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म के? तो जैन धर्म के। वैशाली को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। और अंग को किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? तो वर्षाकार था। आगे है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल या महाशिला हथियार का प्रयोग किया? तो जैन ग्रंथ से पता चलता है। आगे है, अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उदयन। और उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया था। और उदयन जो था किस धर्म के अनुयायी था? तो यह भी जैन धर्म के अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो नागदशक हो जाएगा। नागदशक उदयन का पुत्र था। नागदशक जो था उदयन का पुत्र था। आगे है, नागदशक को अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? तो यह वैशाली में बनाया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? तो वैशाली में। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किया? तो यह हो जाएगा कालाशोक ने किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा पूछा जाएगा तो नंदीवर्धन हो जाएगा। आगे है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। और अंतिम शासक हो जाएगा घानानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के। घानानंद सिकंदर के समकालीन थे। मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा? तो जस्टिन ने कहा था। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल
यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया तो मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में। और इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो विशाखदत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद किया था? तो चाणक्य ने मदद किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और इसका और नाम क्या था? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाएगा तो चाणक्य हो जाएगा, जिसका संबंध किससे है? तो राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। आगे हो जाएगा, अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है, उसमें राजा का कितना अंग बताया गया है? उसमें राज्य का कितना अंग बताया गया है? 7। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है और उसमें राज्य का कितना अंग बताया गया है? तो 7 अंग बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला, और यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में। यह VVI प्रश्न है, 305 ईसा पूर्व में हो जाएगा। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे किया तथा साथ में 4 प्रांत यानी कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को भी दे दिया? तो किससे शादी किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण किया था? तो भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, सेलुकस निकेटर का। इंडिका के लेखक पूछा जाएगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज। यह किसके दरबार में रहता था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको 500 हाथी उपहार में दिया था? तो सेलुकस को। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको 500 हाथी उपहार में दिया था? तो सेलुकस को। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हो गया? तो 298 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व हो जाएगा। और कहाँ मृत्यु हुआ है? तो श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार। बिंदुसार का उपनाम पूछा जाएगा तो अमित्रघात। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो मखलीपुत्र गोसाल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस ग्रंथ में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है? तो वायु पुराण में। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। आगे है, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो सुसीम और अशोक को भेजा था। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? तो तारानाथ ने। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था? तो खलाटक। कौन होता था? खलाटक होता था। आगे है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। अशोक का माता का नाम पूछा जाएगा तो शुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती के राज्यपाल था, अवंती के। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो कौन कौन अभिलेख है? मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नेतुर में तथा उडे गोमल में मिलता है। ये चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
आगे है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। आगे है, मौर्य प्रांत में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती के कहाँ थी? उज्जैनी थी। कलिंग के तोसली थी। दक्षिणापथ के कहाँ थे? सुवर्णागिरी। तथा प्राची या पूर्वी प्रांत के कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। आगे है, अशोक का कंगनहली शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कंगनहली किस नदी के किनारे है? तो भीमा नदी के किनारे है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भाब्रू अभिलेख में। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। किस ग्रंथ में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है? तो पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर कब अधिकार कर लिया? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां में मिलता है। और डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त किया था? तो उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। आगे है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? तो राजतरंगिणी से। अशोक एक बौद्ध उपासक के रूप में 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किए थे? तो बोध गया के। 10वें वर्ष में बोध गया गए थे। 12वें में कहाँ गया था? तो निगाली सागर में गए थे। निगाली सागर में। और 20वें वर्ष में कहाँ गए थे? तो लुम्बिनी में गए थे। आगे है, किस लेख से पता चलता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरौरा लेख से। अहरौरा लेख कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अशोक का शिलालेख एवं उसका स्थान मतलब मास्की कहाँ है? तो कर्नाटक में। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। आगे है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु किस पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया? तो बराबर की पहाड़ी में। वह 4 गुफा कौन कौन था? तो कर्ज का गुफा था, चौपार का, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। ये चारों का नाम था। आगे है, अशोक का पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सा गुफा प्रदान किया था? तो नागार्जुन की गुफा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। कुछ तथ्य था जो लिखने पे लंबा हो जा रहा था, उसको ऐसे ही फोटो खींच के इसमें शामिल कर दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, बताना है। शहबाजगढ़ी कहाँ है? तो पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा कहाँ है? तो हजारा, यह भी पाकिस्तान में है। कालसी कहाँ है? यह VVI है, कालसी वाला। कालसी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। गिरनार तो सब कोई जानता है, गुजरात में। धौली तथा जौगढ़, यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आगे है, एरगुडी, राजुल, मंडगिरी, यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। नाम से लग रहा है आंध्र प्रदेश। सोपारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। रूपनाथ तथा गुर्जरा बहुत VVI है। गुर्जरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, लेकिन मास्की कहाँ हो जाता है? तो कर्नाटक हो जाता है। रूपनाथ भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। सासाराम तो ये बिहार हो जाएगा। भभरू या बैराट, यह कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। आगे है, मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, कंगनहली, पालकी गुंडू, यह कहाँ हो जाएगा? ये सभी कर्नाटक में हो जाएगा। अहरौरा कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। अहरौरा उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। तो पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? तो इसमें पशु बलि का निंदा किया गया है। पशु बलि की निंदा किसमें है? तो पहला में। मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? तो दूसरा शिलालेख में।
तीसरा में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें, तो तीसरा में। इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया। भेरी घोष की जगह धम्म घोष चौथा में हो जाएगा। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी कहाँ मिलती है, तो 5वां शिलालेख में, 5वां में। आत्मनियंत्रण की शिक्षा कहाँ मिलती है, तो 6ठा में मिलती है। आगे है, इनमें अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। किसमें, तो 7वां और 8वां में। सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें है, तो 9वां शिलालेख में। अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। यह किसमें कहा गया है, तो 10वां में है। 11वां में क्या है, तो इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। 11वां में धम्म की व्याख्या किया गया है। उसके बाद है 12वां में क्या है, तो इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। उसके बाद हो जाएगा 13वां बहुत ही वीवीआई है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उन्हें धम्म प्रचारक भेजे थे। आगे है 14वां में क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। आगे है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, तो इसको देखते हैं। मंत्री कौन होता था, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था, पुरोहित। सैन्य विभाग के प्रधान को क्या, तो सेनापति। राजपुत्र किसको, युवराज को कहा जाता था। राजकीय द्वार रक्षक यह कौन होता था, तो द्वारिक होता था। अंतःपुर का अध्यक्ष यह कौन होता था, अंतर्वैदिक। और आय का संग्रहकर्ता कौन हो जाएगा, समहर्ता हो जाएगा। राजकीय कोषाध्यक्ष कौन हो जाएगा, सनिदाता। कारागार का अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रस्ता। कमिश्नर कौन होता था, प्रदेष्टि। आगे है नगर का कोतवाल कौन होता था, तो पौर होता था। प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था, तो व्यवहारिक होता था। नगर रक्षा का अध्ययन कौन करता था, तो नायक। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष क्रमांतिक। आगे है अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, मंत्री परिषद। सेना के सामान एकत्र करने वाला क्या होता था, तो दंडपाल होता था। दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल तथा सीमावर्ती दुर्ग रक्षकों को क्या कहा, तो अंतपाल कहा जाता था। इसके बाद आगे देखते हैं, अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो लगभग 84,000। शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो अशोक के समय में हुआ था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह अफगानिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा यह कहाँ से, तो पाकिस्तान से। और यह किस लिपि में लिखा जाता था, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, तो खरोष्टी लिपि में। तथा शेष भारत से कौन सा लिपि का प्रयोग प्राप्त होता है, तो ब्राह्मी लिपि। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि कौन हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा। आगे है अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो पैंथलर ने 1750 में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 में। अशोक का स्तंभ लेख की संख्या पूछा जाएगा, तो 7 हो जाएगा, जिसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने स्थापित किया था, तो अकबर। प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन स्थापित किया था, तो अकबर। दिल्ली टोपरा लेख को टोपरा से दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज तुगलक।
रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? तो बिहार में, और इसका खोज 1872 में हुआ था। किसके द्वारा? तो कार्लायल के द्वारा। लौरिया अरेराज यह कहाँ है? चंपारण बिहार में। किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? लौरिया नंदनगढ़ पर। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? तो चंपारण बिहार में हो जाए। रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन हो जाएगा? 7वां, और सबसे छोटा हो जाएगा रुमुदेई। लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटाकर कितना कर दिया था? तो 1/8वां भाग। सहगौरा का नाम ताम्र अभिलेख, सहगौरा का ताम्र अभिलेख कहाँ से मिलता है? सहगौरा का ताम्र अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बांग्लादेश के महास्थान से। बांग्लादेश के महास्थान से। किस अभिलेख में घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक अभिलेख में। आगे है अशोक का सारेकुना अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं अरमाइक। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र का काफी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा जाता था? तो महापात्र। महापात्र। अशोक के समय मौर्य प्रांत कितना था? तो 5 था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? तो 5 प्रांत में। और प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया है? तो विषय में। और इसके मतलब के किसके अधीन होता था? तो विषयपति के अधीन होता था। विषय। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो जाएगा। और मुखिया को, इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। आगे है बिक्री कर मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग। 10वां भाग। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन होता था? तो एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई। आगे है जस्टिन किस देश का लेखक था? तो यह यूनान के था। कहाँ के था? यूनान के था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरा कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाता था? तो नायक। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग किसके अधीन होता था? तो महामात्र सर्प के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। आगे है एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। और एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संचार कहा जाता था। आगे हो जाएगा अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में अनाज की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो द्रोण का। ऋग्वेद में वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से किया था? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता से। आगे है मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 137 वर्ष तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे? तो 10। और वायु पुराण के अनुसार कितने? तो 9 हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। कब? तो 185 ईसा पूर्व में। अशोकाराम विहार पूछा जाएगा कहाँ स्थित है? तो यह पाटलिपुत्रा में स्थित है। अशोकाराम विहार।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर ले, जहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।